हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सर क्लास 10 का अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का नाम है सर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है सर। तो अर्थशास्त्र चूंकि हम पढ़ रहे हैं सर, तो पहले हमें अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम बेहतर जान लेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था का विकास हमारे देश में क्या रहा है। ठीक है सर। तो पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं सर। तो अर्थशास्त्र का परिभाषा है सर मानवीय इच्छाएं, आवश्यकताएं। हर मानव की अपनी एक इच्छा होती है सर, आवश्यकता होती है की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग जिस सामाजिक विज्ञान करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यह अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है सर। इसे समझते हैं सर। हम मनुष्य हैं और मनुष्य की इच्छा शक्ति होती है सर, और उसकी आवश्यकता होती है। और मनुष्य की इच्छा शक्ति और आवश्यकता कैसे पूर्ति होगी सर? तो मनुष्य की इच्छा शक्ति एवं आवश्यकता ये पूर्ति होगी उसी के देश के संसाधन से। ठीक है सर। और उस देश का संसाधन तो ऐसा नहीं होगा सर कि सब पे आपका ही अधिकार हो। उसका एक विभाजन होगा। ऐसा विभाजन होगा कि सब लोगों को प्राप्त हो। अगर किसी देश में सोना मिलेगा सर, तो सरकार उसका उस तरह से उपयोग करेगी कि सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आए। अगर उसे बेचकर विकास किया जाए तो सभी लोगों तक विकास पहुंचे। ठीक है सर। तो अगर इस तरह की व्यवस्था जिस पुस्तक में लिखी जाती है उसी पुस्तक को कहा जाता है सर अर्थशास्त्र। मतलब धन वितरण की तरीका या उसका उपयोग जिस पुस्तक में लिखी जाती है सर उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है सर एडम स्मिथ को। कोई बड़ी बात नहीं। अर्थशास्त्र क्या है सर? तो अर्थशास्त्र एक विषय है। इस विषय के सिद्धांत को लागू करने के लिए जिस व्यवस्था को अपनाते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम आपको अभी बताए सर कि अर्थशास्त्र वो पुस्तक है जिसमें किसी देश में जो संसाधन उपलब्ध है उसका प्रयोग किस प्रकार होगा, ये हमें अर्थशास्त्र में लिखा हुआ मिलेगा सर। अब ये अर्थव्यवस्था क्या है? अब किसी देश में जो संसाधन मिला है उसका हम किस नियम कानून से उपयोग करेंगे, एक व्यवस्था को अपनाएंगे, उसी व्यवस्था को कहा जाएगा सर अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो अर्थशास्त्र एक विषय है और इस विषय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए जिस व्यवस्था को अपनाते हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है सर। तो आपने अर्थव्यवस्था भी समझ लिया। अब जानते हैं सर कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के हैं या अर्थशास्त्र की मुख्य कितनी शाखाएं हैं। तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं सर। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसके जनक है एडम स्मिथ, और एक है सर समष्टि अर्थशास्त्र जिसके जनक है मेनार्ड किंग्स। ये रही सर अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी। इतनी ही जानकारी आपके लिए सर पर्याप्त है। अपना चैप्टर का नाम है सर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है। तो अब आते हैं सर चैप्टर। हम इस चैप्टर में सर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तब सवाल आता है कि हम जो अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं सर वो कहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, या जो हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है सर। अर्थशास्त्र के अंतर जो हम अंतर्गत जो हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे वो किस देश की पढ़ेंगे? तो वो हम पढ़ेंगे सर भारत देश की। क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं तो हम भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे सर। अब भारत की अर्थव्यवस्था भी सर तीन कालखंडों में है। एक है सर आजादी से पहले। ठीक है सर। आजादी से पहले जब हम गुलाम थे। ठीक है। और एक है सर गुलामी वाला हिस्सा, मतलब 15 अगस्त नहीं 1857 से लेकर 1947 तक। ठीक है सर। एक ये हिस्सा और एक हिस्सा है सर 1947 के बाद का हिस्सा। मतलब ये कि अगर भारत को हम तीन भागों में करके देखें अर्थशास्त्र के हिसाब से, तो एक तो हमारे पास है 1857 से लेकर 1947 तक। ये वो समय काल है सर जब हम गुलाम थे। एक है इसके बाद का समय और एक है इसके बाद का समय। यहां पे सर हम आजाद हैं, यहां पे सर हम गुलाम हैं। ठीक है। यहां भी जनता गुलाम है सर, जनता गुलाम है। यहां जनता किसका गुलाम है सर? यहां जनता गुलाम है राजा का। ठीक है। अब आप बेहतर समझ गए।
तो हमने भारत के 3 कालखंडों में देखा, एक गुलामी का समय, एक गुलामी के बाद का समय और एक गुलामी के पहले का समय। हम किस समय की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे? तो हम जो अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे भारत की सर, वो हम पढ़ेंगे आजादी के बाद का। मतलब ये कि 1947 के आगे वाली घटना हमारे देश में किस तरीके से विकास हुआ, उन सब चीजों के। ठीक है सर। तो हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि भारत कब आजाद हुआ। तो भारत आजाद हुआ सर 15 अगस्त 1947 को। भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेजी शासन का। भारत को क्या कहा जाता था सर? सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। ठीक है सर। अगला है अंग्रेजी शासन। नहीं, अंग्रेज लोग हम पर शासन कर रहे थे। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को, मतलब 1857 से लेके 1947 तक का जो अर्थव्यवस्था है सर, वो अंग्रेजों के हाथों में था। ठीक है। उन लोग हमें क्या बनाकर रखे थे? तो हमें एक अपना उपनिवेश बनाकर रखे थे। अब ये उपनिवेश क्या है सर, इस पर थोड़ी सी नजर हम डाल लेते हैं। जो लिखा हुआ है सर वो आपके लिए पर्याप्त है, जो समझना है वो केवल आप समझते चलिए। उपनिवेश क्या है सर? जैसे मान लीजिए सर इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है। ये रहा सर अपना भारत। अब इंग्लैंड के व्यापारी व्यापार करने आए और धीरे धीरे व्यापार करते करते भारत के कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिए। अब यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था ये लागू कर दिए। शासन व्यवस्था, संस्कृति, और धीरे धीरे ये पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिए। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की संस्कृति, ये सबको अपने तरीके से हैंडल करने लगे। तो अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि भारत जो है इंग्लैंड का गुलाम हो गया। तो भारत इंग्लैंड का उपनिवेश कहलाएगा। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश कहलाएगा। तो भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। आगे बढ़ते हैं सर। उपनिवेश अभी बता दिए। उपनिवेश का परिभाषा देख लेते हैं सर, कि जब कोई भी देश बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जैसे भारत, एक चीज समझ लीजिए। और असमृद्धशाली राष्ट्र कौन? यह असमृद्धशाली राष्ट्र हुआ सर इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। जब किसी जब किसी भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और इसके समस्त क्रिया और व्यवसाय कार्य का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासन देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे सर भारत, भारत कहलाएगा सर शासित देश, शासित देश। और इंग्लैंड कहलाएगा सर शासक देश, शासक देश। क्योंकि इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा है। और इंग्लैंड भारत की किन किन चीजों को देखेगा? जब कोई कोई कमजोर देश किसी का उपनिवेश बनता है, तो समस्त आर्थिक क्रिया, वहां के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये शासक देश ही निर्भर पे करता है सर। व्यवसाय कार्य, वहां के लोग कौन सा व्यापार करेंगे या कौन नहीं करेंगे, ये भी शासक देश ही निर्भर करता है। नियंत्रण भी शासक देश करेगा सब कुछ। ठीक है सर। तो ये है उपनिवेश का परिभाषा। तो अभी हमने देख लिया कि इंग्लैंड का उपनिवेश है भारत, या भारत उपनिवेश है इंग्लैंड का। अब सवाल आता है, इंग्लैंड भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा सर, और किस नीति के तहत? फूट डालो और शासन करो नीति के तहत। मतलब ये कि भारतीय लोगों को आपस में लड़ाते थे और शासन करते थे। यही था फूट डालो और शासन करो की नीति। अब समझते हैं सर, धीरे धीरे हम अर्थव्यवस्था में आते हैं। अर्थव्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ना होता है सर कि आर्थिक क्रिया क्या है। ठीक है। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं सर, अगर आप किसी के यहाँ काम किए और बदले में आपको अगर रुपया, पैसा, चावल, दाल, गेहूं, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ सर, इसका मतलब है कि आपको प्राप्त हुआ, और वो जो प्राप्त हुआ उसे हम आय बोलेंगे सर। मतलब आपने जो काम किया उसके बदले में जो मिला वो है आपका आय। तो जब हम किसी काम करने के बदले अगर आय प्राप्त करते हैं, तो इस तरह के काम को बोला जाता है सर आर्थिक क्रिया। ठीक है, आपने देख लिया। मतलब वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है सर। अगर मान लिया आप किसी के यहाँ काम किए और आपको मजदूरी नहीं मिला सर, तो आप आर्थिक क्रिया नहीं किए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर कोई लड़की है और लड़की अपने माता पिता के यहाँ काम कर रही है, ठीक है, प्रतिदिन खाना बनाती है, झाड़ू मारती है, गोबर गोइठा करती है, तो क्या वह आर्थिक क्रिया कर रही है? नहीं कर रही है। क्यों?
क्योंकि उस काम के बदले उसे रुपया पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए वह आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है सर। तो आपने आर्थिक क्रिया भी समझ लिया, वे क्रिया जिसके करने पर आपको आय प्राप्त हो, आर्थिक क्रिया कहलाइए सर। आगे बात करते हैं सर अर्थव्यवस्था। हम अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं सर, अभी बता दिए थे कि अर्थशास्त्र एक विषय है और उनके नियमों और सिद्धांतों को जिस तरीका से लागू किया जाता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य है सर। अर्थव्यवस्था का काम यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, और दूसरा काम है सर रोजगार के अवसर देना। अगर आप एक होटल है सर, ठीक है, तो यहाँ होटल का एक मालिक होगा। इस मालिक का क्या काम है सर, ये मालिक होटल इसलिए खोला है ताकि हम उत्पादन कर सके, किस चीज का, खाने पीने की वस्तुओं का। ठीक है। और ये वस्तु खाने पीने के वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, मतलब एक तरह से आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। अगला है सेवाओं का उत्पादन। यहाँ जब आएगा लोग, साफ सुथरा जगह पे बैठेगा, ये सब क्या है, आप सेवा ही तो दे रहे हैं। ठीक है। और खाना पीना जो बना रहे हैं आप उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। रोजगार के अवसर, अब ये होटल का मालिक अकेले तो होटल चलाएगा नहीं, ठीक है, तो कुछ लोगों को रखेगा सर। तो ये अर्थव्यवस्था जो इस मालिक के चारों ओर घूम रही थी, तो आपने देखा मुख्य रूप से दो काम किया। पहला, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, और दूसरा ये कि लोगों को रोजगार के अवसर अवसर भी प्रदान किया। और यही तो है अर्थव्यवस्था सर। और अर्थव्यवस्था का यही दो प्रमुख कार्य है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना और रोजगार के अवसर देना। ठीक है सर। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। इसके पहले भी हमने परिभाषा देख लिया है सर। यहाँ पे अर्थव्यवस्था एक विषय है और इस विषय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए जिस व्यवस्था को अपनाते हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल परिभाषा से आगे बढ़ते हैं हम कि अर्थव्यवस्था को क्या कोई विद्वान लोगों ने परिभाषित किया किया सर। पहले व्यक्ति हैं आर्थर लेविस के अनुसार। आर्थर लेविस कहते हैं कि अर्थव्यवस्था कहते हैं कि सर अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र यानी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है, मतलब किसी देश के अंदर जितने भी कार्य हो रहा है उससे होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, डेविस कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से है, मतलब एक देश के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उससे है, और उसी के आधार पर, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक देश के अंदर जो भी व्यवहार हो रहा है उससे मानवीय आवश्यकता पूर्ति हो रही है और संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, यही है सर अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये लेविस के अनुसार है सर। अगला है ब्राउन के अनुसार क्या है। तो ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, मतलब आप अपना जीवन चलाने के लिए या जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था है सर। ठीक है। अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब एक ये भी होता है सर, अर्थ मतलब धन, व्यवस्था मतलब तरीका, धन कमाने के जो भी तरीका है वो अर्थव्यवस्था है सर। ठीक है। ब्राउन और भी कहते हैं अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है, मतलब जो भी आप वो कार्य करते हैं जिससे पैसा प्राप्त होता है उसका एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। अच्छी बात है। आर्थिक क्रिया करके हम क्या करते हैं, हम काम किस लिए करते हैं, ताकि हमको रुपया पैसा मिले, उससे हमें भोजन प्राप्त हो, मतलब हम अपना जीवन को चलाते हैं, आजीविका को चलाते हैं। ठीक है सर। अगला बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, मतलब समाज में जो भी क्रियाएं हो रही है सर, क्रियाएं का मतलब यहाँ पर है आर्थिक क्रिया, वो सब के सब सर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। आर्थिक क्रिया हो रही है, इसका मतलब है कि धन कमाने का तरीका चल रहा है, और धन कमाने का तरीका ही सर अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो हमने अर्थव्यवस्था का परिभाषा भी देख लिया, खास करके हमने दो व्यक्तियों को देखा, आर्थर लेविस के अनुसार और ब्राउन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा पे बात करते हैं।
ठीक है। तो अर्थव्यवस्था मतलब धन कमाने का तरीका। तो अर्थव्यवस्था की संरचना के मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से, मतलब वस्तु कहाँ से उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उन क्षेत्रों से है। और अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। मतलब ये कि मनुष्य जहां से या लोग जहां से रुपया पैसा कमा के लाएंगे, उस क्षेत्र को हम बांटना चाहते हैं। हो सकता है कोई खेतों में काम कर रहा होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई व्यवसाय कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा। तो इन सबको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सर अर्थव्यवस्था संरचना या ढांचा तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे कौन कौन ऐसे काम है, कौन कौन ऐसे कार्य है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मतलब कौन ऐसे कार्य है जिससे करने पर हमें आय प्राप्त होती है। अब देखेंगे कि किस क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि कार्य। अगर आप खेतों में काम करके रुपया पैसा कमा रहे हैं तो ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का ये हिस्सा है सर। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर आप कृषि कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। और अगर जंगल से वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं और उसे बेचकर अपना आजीविका चला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप आ रहे हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र। देखिए इस क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक मतलब निर्माण क्षेत्र। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, खनिज, खनिज संसाधन जिसको निकाल कर लोग रुपया पैसा कमाते हैं, व्यवसाय बिजनेस, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस सिलेंडर, बिजली सब वितरण करना, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है सर। ठीक है। जैसे किसी को नौकरी लग गया है तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा सर। जैसे बैंक एवं बीमा। ठीक है। बैंक एवं बीमा, बैंक आपको क्या प्रदान करती है, सेवा प्रदान करती है। बीमा आपको क्या प्रदान करती है, सेवा प्रदान करती है। परिवहन, अगर आप टेम्पो खरीद कर चलाकर पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब आप तृतीय तृतीय क्षेत्र में आ रहे हैं सर। संचार, व्यापार, ठीक है, ये सब किस में आता है सर, तो तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। एक बात का यहाँ ध्यान रखिए सर, एक व्यापार और अभी एक बोले सर व्यवसाय, ये दो अलग अलग बात है सर। ठीक है। ये व्यवसाय के मतलब हुआ सर कि बड़ा बड़ा कंपनी जो खोलकर बैठे हुए हैं वो सर। और इस व्यापार के मतलब हुआ सर कि आप छोटा मोटा व्यापार जैसे लौकी कद्दू को उपजाकर जो बेच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं सर। मतलब आप एक प्रकार की सेवा ही दे रहे हैं, ये है यहाँ पे इसका मतलब। तो आपने अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों को देख लिया सर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा गया है सर। सबसे बड़ी बात है सर इसका एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे आपसे सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है सर। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सर जय हिंद।